पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ओम। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय स्वामी अग्निवृत्त जी नैष्ठिक, हमारे बीच मंच पर बहुत वरिष्ठ जनों की श्रृंखला है। दीनदयाल जी गुप्त, आदरणीय सुरेश चंद्र जी, आदरणीय तापड़िया जी, प्रोफेसर ए एल तापड़िया जी, सज्जन सिंह जी कोठारी, आदरणीय रामगोपाल जी, प्रोफेसर भूप सिंह जी, आज के संचालक श्री अशोक जी आर्य, मेरे परम स्नेही श्री विनीत कुमार जी और डॉक्टर संदीप कुमार सिंह जी, बहन मधुलिका जी, मेरे समक्ष बैठे पूजनीय विदेही योगी जी, समस्त श्रद्धास्पद मेरे सभी वरिष्ठगण, आदरणीय मातृशक्ति, प्यारे बच्चों और युवाओं, आज के इस अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया गया, तो इसके लिए सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ सभी लोगों का। और सबसे पहले ही मुझे बोलने का मौका दे दिया गया, तो इस संदर्भ में मैं थोड़ा सा ऐसा भी महसूस कर रहा हूँ कि किस तरीके से अपनी बात को शुरू करूँ। ये सत्र संबंधित है वैदिक और आधुनिक विज्ञान को, और इस बारे में बहुत कुछ पृष्ठभूमि आदरणीय अशोक जी ने बना दी है। निश्चित रूप से मैं भी सबसे पहले यही सोच रहा था कि जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो उसमें क्या पुरातन और क्या आधुनिक। ज्ञान तो ज्ञान है, और ज्ञान को अगर आप किसी विशिष्ट दृष्टि से देखते हैं तो वो विज्ञान की श्रेणी में आता है। लेकिन इसको अगर हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जिस प्रकार से विज्ञान का विकास हुआ और जिस प्रकार से आधुनिक जनता विज्ञान को देखती है, समझती है, तो उससे थोड़ा सा ये स्पष्ट होता है कि क्यों हम इन दो अलग अलग पदों का प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ तक आधुनिक विज्ञान की बात है तो ये वास्तव में आधुनिक है। वास्तव में आधुनिक का मतलब इसका उदय हुए बहुत ही कम समय हुआ है, तो उस रूप में हम इसको आधुनिक कह सकते हैं।
विशेष रूप से जब औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात होता है यूरोप में, और उसके बाद औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, या ये कहें कि औपनिवेशिकता को अक्षुण्ण रखने के लिए, अपने व्यापार धंधे को बढ़ाने के लिए जिस प्रक्रिया की शुरुआत होती है, तकनीकी के विकास की बात होती है, तो वहीं से आधुनिक विज्ञान की हम शुरुआत वस्तुतः मान सकते हैं। और फिर वो एक निश्चित ढर्रे पर चलता है, जो पुराने समय के जो दार्शनिक थे, विशेष रूप से यूनान के या जो रोमन साम्राज्य था, मतलब कुल मिला के जो यूरोप का पॉकेट है, तो वहाँ से एक शुरुआत होती है। और फिर ये माना जाता है कि किसी भी तथ्य के बारे में या किसी भी घटना के बारे में जब आप उसका निरंतर प्रेक्षण करते हैं, अवलोकन करते हैं, और उसमें फिर प्रयोग की श्रृंखला भी आती है, और वो प्रयोग अगर किसी अभिधारणा को, किसी अभिगृहित को अगर सच साबित करते हैं, तो ये माना जाता है कि वो सिद्धांत एक वैज्ञानिक सत्य है, एक विज्ञान का सिद्धांत है, ऐसा मानते हैं। लेकिन अब अगर आप जैसे जैसे आधुनिक विज्ञान का विकास होता है, तो इस संदर्भ में अगर हम बात करें, तो धीरे धीरे जैसे जैसे नई नई चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो उससे एक तथ्य हमें ये भी स्पष्ट होता है कि जो कुछ आप किसी काल विशेष में सिद्ध करते हैं, तो वही अंतिम सत्य हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। और ऐसे खूब सारे उदाहरण हमारे सामने आते हैं। जैसे अगर हम न्यूटन के समय की बात करें, तो न्यूटन के सिद्धांतों ने लगभग एक शताब्दी या उससे अधिक इस संसार पर राज किया। और ऐसा माना जाता था उस समय में कि जो कुछ भी आप घटनाएं होती हुई देखते हैं, जो आप दैनिक जीवन में जिन चीज़ों को अनुभव करते हैं, तो उन सबको हम न्यूटन के नियमों से समझा सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जब मतलब एक छोटी सी बात है, जैसे किसी भी व्यक्ति की बात करें, तो तब भी ऐसा ही होता है कि जैसे किसी के पास कोई शक्ति आई, किसी भी प्रकार की राजनीतिक शक्ति, या जैसे किसी के पास कोई चमत्कार करने की शक्ति आ गई, कुछ सिद्धियां मिल गई, तो फिर आगे से आगे व्यक्ति का लालच, एक तरीके से लालच कह सकते हैं, वो काम करता है, और उसमें उनको लगता है कि इस चीज़ में मैं विश्व में सर्वश्रेष्ठ बन जाऊं और सारे मेरे शिष्य बन जाएं, सब मेरे सिद्धांत को माने। तो एक तरीके से मतलब वो प्रसिद्धि की चाह जो होती है, तो वो निश्चित रूप से हर किसी में विद्यमान होती है। तो ये अगर हम फिजिक्स के रेस्पेक्ट में बात करें, भौतिक विज्ञान के रेस्पेक्ट में बात करें, तो इसमें कुल मिला के एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है। ऊर्जा और द्रव्य या इनके बीच में जो अंतर संबंध है, इनमें जो रूपांतरण है, तो उसी से ये सृष्टि संचालित होती है, और बहुत सारी घटनाओं को हम इसके माध्यम से समझाते हैं।
लेकिन अब ये एक सैद्धांतिक प्रश्न है कि अगर आप किसी भी तरीके से किसी चीज़ को ऊर्जा देते जाएं तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि उसको आप अनंत वेग से गतिमान कर सकें? जैसे कोई चीज़ है, उसको आपने हाथ से धक्का दिया तो वो थोड़ा सा वेग से चलेगी। फिर मान लीजिए आपने उसकी जगह कोई बंदूक का प्रयोग किया तो बंदूक से आप उसको और दूरी तक भेज सकते हो, और ज़्यादा स्पीड उसको दे सकते हो। उससे आगे अगर आपने तोप ली या मिसाइल ली तो हमने और ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी को, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या हम अनंत रूप से किसी भी वस्तु की गति को बढ़ा सकते हैं? और प्रश्न बड़ा सार्थक प्रश्न था। और जब उच्च ऊर्जा भौतिकी के प्रयोग किए गए, बहुत छोटे छोटे कणों पर प्रयोग किए गए, तो वैज्ञानिक ये देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि हम चाहे जितनी एनर्जी इसको प्रदान करें, लेकिन फिर भी उसकी एक सीमा आ जाती है और उससे परे उसकी स्पीड को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। तो उस रूप में फिर उदय होता है आइंस्टीन का। तो आइंस्टीन एक नई अवधारणा के साथ हमारे सामने आते हैं। और वैसे तो वो 3 बहुत चमत्कारिक सिद्धांत देते हैं। तो उसमें एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत होता है उसको हम आपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के नाम से जानते हैं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से। और उसमें फिर ये पता चलता है कि जो हम मान के चलते हैं कि समय हर किसी के लिए एक समान होता है। अगर आप किसी भी निर्देश तंत्र की बात करें तो सभी में समय नहीं बदलता है। तो इसका मतलब जैसे आप छींक लेते हो और छींक लेने में मान लीजिए आपको 1 या 2 सेकंड लगते हैं, तो वो कोई सा भी हम फ्रेम लें, अगर हम मंगल ग्रह पर हों या और किसी सुदूर स्थान पर वैसे हों तो भी उतना ही समय लगेगा। तो इस धारणा की धज्जियाँ उड़ जाती हैं इस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। और उसमें एक नई चीज़ पता चलती है कि जो समय है, तो समय भी ये निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है कि आप किस निर्देश तंत्र के सापेक्ष बात कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपकी आयु यहाँ 5 साल गुजरती है, तो किसी दूसरे निर्देश तंत्र में तो उसमें वो 10 साल भी गुजर सकती है। इस बात को ज़्यादा विस्तार नहीं देते हुए ये कहने के पीछे मेरा एकमात्र उद्देश्य ये कि हम जो पारंपरिक सीमाओं में रख करके जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो उससे बात बनती नहीं है। ये इतिहास भी हमें यही बता रहा है। और ऐसा केवल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मामले में ही नहीं हुआ, इसके अलावा भी ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिसमें पुरानी मान्यताओं का खंडन हो गया और हमें प्रकृति को समझने के लिए नए नियमों की ज़रूरत पड़ी। तो उस रूप में आधुनिक विज्ञान के जो निष्कर्ष हैं उसको अगर हम अंतिम सत्य मान लें तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, ये दुर्भाग्य है हमारा कि अगर हम आज के वैज्ञानिक जगत की बात करें तो वो ये मान के चलते हैं कि हमारा जो एक विचार मंडल है, हम जिस फ्रेम में सोचते हैं तो वो संपूर्ण सत्य है और
उससे अलग हटके अगर कोई सोचता है तो उसको वो बकवास बताते हैं। लेकिन देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का अंधविश्वास है। अगर महर्षि दयानंद जी के शब्दों में कहें तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कही थी कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में हमें हमेशा उद्यत रहना चाहिए। लेकिन इस सिद्धांत को न तो आर्य समाज के लोग और न ही दूसरे लोग, मतलब उनकी भी एक निश्चित सीमा हो जाती है, एक निश्चित विश्वास बन जाता है, निश्चित मान्यताएं हो जाती हैं, और उससे परे अगर कोई चीज़ होती है तो उनको लगता है कि ये तो संभव ही नहीं हो सकता। इस चीज़ को मुझे लगता है कि हमें भी तोड़ने की ज़रूरत है। हालांकि हम तो हम में से अधिकतर ये विश्वास करते होंगे कि सत्य जब भी उद्घाटित हो जाए तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ये इस संदर्भ में भी सत्य है कि अगर हम विज्ञान की बात करें तो जब आप मूल तत्वों की बात करते हैं जिसमें आप प्रकृति को लेते हैं या आत्मा को लेते हैं और परमात्मा को लेते हैं, ये जो तीन सत्ताएं होती हैं, तो इसमें विज्ञान का संबंध, जो आधुनिक विज्ञान है, उसका संबंध केवल और केवल प्रकृति तक सीमित है। प्रकृति से परे वो सोचना नहीं चाहते। तो अब अगर मान लीजिए जैसे आधुनिक विज्ञान प्रयोग को मानता है, मतलब प्रयोग से जो चीज़ सही हो गई तो इसका मतलब वो सत्य है, और कोई चीज़ अगर प्रायोगिक रूप से नहीं होती तो उसको असत्य करार दे दिया जाता है। लेकिन होता ये है कि जिसमें कोई प्रकृति के नियम घटते हुए प्रतीत नहीं होते, आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो उससे मान लीजिए कोई चीज़ सिद्ध नहीं हो रही है और उसको आप जो भौतिकी के नियम है उससे समझा नहीं सकते, तो उसमें फिर आप सीधा ये तो नहीं कह सकते कि ये तो बिल्कुल गलत है। मतलब जो चीज़ वास्तव में ही हो रही है, और ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं तो ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, मैंने भी ये थोड़ा सा प्रायोगिक अन्वेषण करने की भी कोशिश की विभिन्न लोगों के बीच में रह कर के, और उसमें ऐसा लगा कि प्रकृति के नियम फिजिक्स में तो हम लगाते हैं हमेशा, लेकिन वो कई मामलों में वास्तव में असत्य सिद्ध हो जाते हैं। अब उसका आप किसी भी तरीके से भौतिकी के नियमों से स्पष्टीकरण नहीं दे सकते। तो मुझे लगता है कि जब हम वैदिक विज्ञान की बात करते हैं तो कम से कम हमें सभी चीज़ों को एक साथ लेते हुए इंटीग्रेटेड रूप से जो पिक्चर बनती है और जो कुछ भी होता है, तो कम से कम उसे स्वीकार करने में हमारी हिचक नहीं होनी चाहिए। ये मेरा करबद्ध निवेदन है कि ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी ज्ञान विज्ञान है तो उसके बारे में हम ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो हमारी स्थिति कूप मंडूकता की तरह हो जाएगी और हम ये सोचते रहेंगे उन वैज्ञानिकों की तरह ही, जैसे उनको लगता है कि हाँ भाई अभी कभी क्वांटम फील्ड थ्योरी चल रही है, तो उनको लगता है जो क्वांटम फील्ड थ्योरी का, तो उसको लगेगा कि इससे परे कुछ नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। तो हमारी स्थिति भी वैसी नहीं बने, ये हमें कोशिश करनी है पूरी। जहाँ तक वैदिक विज्ञान की बात है और वेद विज्ञान आलोक की बात है, तो
मैं तो मतलब ये स्वीकार करता हूँ इस मंच से ही, इसको मैं दुर्भाग्य कहूँ या अपना आलस्य कहूँ, कुछ भी कहूँ, इसको मैंने अभी तक भी पूर्ण रूप से नहीं पढ़ा है। लेकिन निश्चित रूप से इसमें जो बातें हैं, जो जितना भी मैंने पढ़ा है, तो बहुत ही गूढ़ दृष्टि वाली और बहुत ही सूक्ष्म स्तर की मूलभूत चीज़ें इसमें हैं। और हमारा जो दल है पूरा इसके साथ जो जुड़ा हुआ है इस ट्रस्ट से, जैसे चाहे संदीप कुमार जी हों या जर्मनी से हमारे कटारिया जी हों या और कोई हों, मुझे लगता है कि इस संदर्भ में हम सबको मिलकर के ये थोड़ा सा प्रयास ज़रूर करना पड़ेगा कि सूत्र रूप में ये जो चीज़ें हैं तो इसको किस प्रकार से हम मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन दे करके या और ज़्यादा कुछ प्रयोगों के माध्यम से आधुनिक विज्ञान की टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, उसके संगतिकरण के हिसाब से भी अगर हम कुछ कर सकें तो जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं या जो हमारा विद्यार्थी समुदाय है, जो वैज्ञानिक समुदाय है, तो उन तक हम अपनी बातें पहुंचाने में शायद और अधिक सक्षम हो सकेंगे। और ये बहुत ही खुशी की बात है, विशेष रूप से अगर हम इस साल की बात करें पिछले साल की तुलना में, तो हमारे साथ जो लोग और जुड़े हैं, बहुत ही ऊर्जावान युवा जो जुड़े हैं, स्वामी जी ने जिनका परिचय करवाया था कल भी, जैसे ब्रह्मचारी ओम जी हैं या श्रवण जी हैं, तो निश्चित रूप से ये जो हमारे पास कहना चाहिए प्रतिबद्ध जो सदस्य हैं, प्रतिबद्ध ब्रह्मचारी हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी थाती हैं। और इनको अब पूरा रात दिन लग कर के काम करना है। और उसमें भी एक बड़ी बात यह है कि जैसे कोई भी व्यक्ति जुड़ता है किसी भी चीज़ से, तो जो शुरुआती उत्साह होता है, उस उत्साह को अनवरत बनाए रखना, उस जज्बे को, उस श्रद्धा को, उस उत्साह को निरंतर रूप से रख करके अंतिम परिणति तक पहुंचाना, तो ये और बड़ी बात होती है। और इसमें निश्चित रूप से अगर हम परमात्मा को साक्षी रख करके और अपनी दृढ़ निष्ठा से इस विषय में सोचेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। समय बहुत कम है मेरे लिए बोलने का, तो मैं अंत में यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आज की स्थिति बड़ी भयावह है, जो आज के प्रातःकालीन सत्र में और कल के सत्रों में सभी वक्ताओं ने बताया था। और वो भयावह स्थिति इस रूप में है कि हम जिस दिशा में चल पड़े हैं, वो दिशा मुझे नहीं पता कि विकास की है या विनाश की है, लेकिन इतना तय है कि उस दिशा में ऐसा होता है कि आप पहले जानबूझ करके समस्याएं उत्पन्न करते हो और फिर उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हो। तो वैदिक विज्ञान इसका सबसे बड़ा लक्ष्य इसका ये हो सकता है कि समेकित रूप से हम इस प्रकार की तकनीकी
से बचें कि जो कुछ फायदे देकर के बहुत सारे नुकसान भी हमें साथ में देती हों। तो इस रूप में हमें वैदिक विज्ञान को जीने की और इसको आगे बढ़ाने की हमें बहुत अधिक आवश्यकता है। और निश्चित रूप से जब तक आप जैसे धर्मात्मा, जब तक आप जैसे श्रद्धावान लोग मौजूद हैं, तो तब तक हम ये आशा कर सकते हैं कि हम जो तथाकथित आधुनिक विज्ञान है, तो इसके हाथों में अपना भविष्य हम नहीं सौंपेंगे। तो जो भी मंच हो सकते हैं, जिस किसी भी तरीके से हम प्रयास कर सकते हैं, वो हमें अपने स्तर पर करना है। और परमात्मा से यही प्रार्थना है कि मैं खुद भी इस दिशा में जितना भी हो सकता है तो कुछ कर सकूं, और बाकी सभी व्यक्तियों को भी परमात्मा ये प्रेरणा दे कि हम सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकें और अपने जीवन को सुखमय बना सकें। इसी आशा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ ओम शम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वेद प्रकाश जी। अभी बहुत ही सुंदर उद्बोधन हमारे समक्ष था और ये बात बिल्कुल सही है कि अभी जो विज्ञान है वो अपूर्ण अवस्था में ही है, और मुझे लगता है ये रीति और नीति से जब तक चलेगा वैज्ञानिक, वो अपूर्ण ही रहेगा, उसमें सुधार की सदैव गुंजाइश रहेगी। केवल वैदिक विज्ञान ही ऐसा विज्ञान है जो शाश्वत है। तो बहुत सुंदर अभी उदाहरण के साथ हमारे सामने बात कही गई थी।